अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजे के पीएससी लेक्चरर बॉटनी का ओरिजिनल पेपर जो कल कंडक्ट हुआ है। इस पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। सारे के सारे एमसीक्यूज बॉटनी के सब्जेक्ट से हैं और सारा पेपर व्यू करने के बाद जो मैंने आइडिया लगाया है वो ये कि अब बॉटनी के पेपर पहले से थोड़े डिफरेंट आया करेंगे, पहले से थोड़े एडवांस्ड आया करेंगे। उन टॉपिक्स को भी इस पेपर में टच किया गया है जिनको पहले कभी एड्रेस नहीं किया गया था, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा पेपर है। और अगर आपका 70 प्लस स्कोर है तो हम उसको अच्छा स्कोर काउंट करेंगे, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो एवरेज से थोड़ा ऊपर था। तो सारी वीडियो एंड तक देखिएगा। 100 एमसीक्यूज हम सारे डिस्कस करने जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल लेवल पर जाकर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जिन कैंडिडेट्स ने तैयारी की थी उनके लिए ये सारे अल्फाज, सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह जाने पहचाने हैं, क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं तो एवरेज से निकल के बेस्ट लेवल तक जितने भी ऑप्टिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम एड्रेस कर चुके थे हमारे सेशंस में। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स comprises ATPase in thylakoid membrane is। तो पहले तो आपने ये गेस करना है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहां पर है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारे पास सैक लाइक मेम्ब्रेन्स होती हैं इनको हम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं और इनके पूरे स्टेक को, पूरे ढेर को हम ग्रेनम का नाम देते हैं। इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं और फोटोसिस्टम्स के साथ साथ उनकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं वो भी मौजूद होती हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान जब यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, डार्क रिएक्शन हो रहा होता है, तो लाइट रिएक्शन के दौरान यहाँ पर एक प्रोसेस होता है केमियोस्मोसिस, और केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में एटीपी बनाई जाती है। तो वो एटीपी बनाने का काम एटीपीएज कॉम्प्लेक्स करता है। इस एटीपीएज कॉम्प्लेक्स को हम माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल, या अगर पूरा नाम लिखें तो F0-F1 पार्टिकल कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन्हें CF0-CF1 पार्टिकल कहते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस एटीपीएज कॉम्प्लेक्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। द टर्म दैट इज अप्लाइड फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कस्टम्स सराउंडिंग द यूज ऑफ प्लांट्स बाय लोकल पीपल। तो आम लोग, मुकामी लोग अपने इस्तेमाल के लिए, खासतौर पर मेडिसिनल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जड़ी बूटियों को, पौधों को, और इस ब्रांच को हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं एथनोबॉटनी। यही आगे जब कमर्शियल लेवल पर काम होने लगे तो इंडस्ट्री लेवल पर हम इसी को फार्माकोलॉजी कहते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर इसे इथनोबॉटनी का नाम देते हैं। थर्ड है, इफ यू प्लेस अ प्लांट इन डार्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज्ड। अगर आप एक पौधे को अंधेरे में रख रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुकने का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होना बंद हो जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी तो नई ग्लूकोज नहीं बनेगी और ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। लेकिन एक प्रोसेस है जो हो रहा होगा, जो प्रोसेस हो रहा होगा वो ये कि अगर पहले से ग्लूकोज मौजूद है, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये बना रहे होंगे, तो ऑक्सीजन बन नहीं रही और जो मौजूद है या एनवायरमेंट से मिल रही है वो यूज हो रही है। तो बदले में पौधा फिर अपने पास कौन सी चीज जमा कर रहा है या कौन सी चीज बना रहा है, किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी? द आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज इज कॉमनली नोन एज प्लांट कैंसर। अब प्लांट कैंसर मतलब पत्ते की सतह पर छोटे छोटे ट्यूमर्स का बनना, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गाल का। गाल हम कहते हैं प्लांट बॉडी पर मौजूद ट्यूमर्स को। इसके मुकाबले में जो मोज़ेक पैटर्न्स होते हैं, ये डिस्कलरेशन होती है एक्चुअली पत्ते की सतह पर, और पत्ते के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, कहीं से डार्क ग्रीन, कहीं से लाइट ग्रीन, तो उन्हें हम मोज़ेक कहते हैं। क्लोरोसिस भी क्लोरोफिल की कमी को ही बोलते हैं। विचिस ब्रूम होता है कि अगर काफी सारी ब्रांचेस, शूट्स एक ही जगह पर डवार्फ रह जाएं और अकामुलेट हो जाएं, इकट्ठी एक ही जगह पर आ जाएं, तो वो एक ब्रूम जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और वो दिखने में भी बदनुमा सी लगती हैं, तो उन्हें हम विचिस ब्रूम कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ट्यूमर के लिए कौन सा होगा? गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कल्टीवर नेम्स। अच्छा, जब आप पौधों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप किंगडम से शुरू होते हैं, किंगडम
उसके बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। स्पीशी के अंदर सम टाइम सब स्पीशी की टर्म भी यूज होती है, लेकिन हम पौधों के लिए एक टर्म यूज करते हैं कल्टीवर की। तो कल्टीवर की जो टर्म होती है ये फिर स्पीशी के अंदर आती है, तो हम इसको लैटिनाइज नहीं करते, हम इसको इटैलिसाइज भी नहीं करते, हम इसको कैपिटलाइज भी नहीं करते। ये तीनों स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में स्टैंडर्ड सिस्टम के तहत। कल्टीवर्स को हम उसमें नहीं लाते, तो इसमें हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर लेते हैं। यानी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल रेड डिलीशियस एक वैरायटी का नाम लिखना है या कल्टीवर का नाम लिखना है, तो हम नाम से पहले और नाम के एंड पर ये सिंगल कोटेशन जो मार्क्स हैं ये वाले यूज करेंगे। नेक्स्ट है द रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इन। अब रिसेसिव कैरेक्टर इस वजह से रिसेसिव है कि वो तब तक शो नहीं होता जब तक दोनों एलील्स रिसेसिव ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप एक क्रॉस का आगाज करते हैं, आपके पास पेरेंट जनरेशन है और पेरेंट जनरेशन में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। आपने प्योर लाइंस से आगाज किया, ये पेरेंट जनरेशन है। F1 में ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी हाइब्रिड कंडीशन, और जहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रिवेल करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव की एलील मौजूद है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा। जब आप नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो F2 जनरेशन के अंदर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है। एलील तो हर जगह मौजूद है लेकिन एक्सप्रेशन F2 जनरेशन में जाके आ रहा है। सो B इज द करेक्ट आंसर। इसकी अगर आपसे परसेंटेज पूछी जाए तो 1/4 है, यानी कि 25%। नेक्स्ट है द डिजीज caused by bacterium Xanthomonas campestris in cruciferous plants is commonly known as। अच्छा, पहले तो यहां पर आप गैस करें कि जो अब अमूमन हमें हर बीमारी का नहीं एग्जैक्टली आइडिया होता, कुछ हम स्किप भी कर जाते हैं, तो यहां पर पहले हिंट ढूंढते हैं। ज़ैंथोमोनास ये बैक्टीरिया का नाम है। कैम्पेस्ट्रिस आपने टर्म सुनी हुई है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये ऑलरेडी क्रूसीफेरस प्लांट्स का जिक्र हो रहा है, फैमिली ब्रासिकेसी का जिक्र हो रहा है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज जो आती है ये ब्लैक रॉट की फॉर्म में आती है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सिट्रस कैंकर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिट्रस कैंकर का ताल्लुक सिट्रस फैमिली से होना चाहिए, तो उसका जो बैक्टीरिया होगा या उसका जो भी जरासीम होगा वो अलग होगा। तो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस कैबेज मस्टर्ड वगैरह को टारगेट करती है। Which of the following is involved in inducing systemic acquired resistance? ये आजकल रिसर्च ओरिएंटेड कैंडिडेट्स को ये बात बहुत क्लियरली पता होगी कि हम पौधों पर आर्टिफिशियली भी अप्लाई करते हैं सैलिसिलिक एसिड का, क्योंकि ये पौधों के अंदर सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की सबब बनता है, उनको पैथोजेंस के अगेंस्ट या मुख्तलिफ तरह के अनफेवरेबल कंडीशंस से निपटने में मददगार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जस्ट SAR भी लिखा हो तो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के लिए ये टर्म यूज होती है, तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर काम करता है जो इस सिस्टम को इनिशिएट कर देता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन्स दैट बाउंड द वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट आम मेम्ब्रेन्स की जैसी नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव पंप लगे होते हैं जो बाहर से साल्ट पकड़कर वैक्यूल के अंदर जमा करवाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पंप इसमें मौजूद होते हैं। द फिनोमिना ऑफ ग्रोथ इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। देखें, ग्रोथ के 4 लेवल होते हैं। पहला होता है सेल डिवीजन, फिर सेल इलोंगेशन, फिर सेल मैच्योरेशन, फिर सेल डिफरेंशिएशन। तो कौन सा नहीं होता? सेल डीकंपोजिशन नहीं होता। तो आपसे पूछा गया है कि ग्रोथ में सब कुछ आता है एक्सेप्ट, सवाए किसके अलावा? तो सेल डीकंपोजिशन के अलावा सब कुछ आता है। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर इज। तो ये बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर इज रुबिस्को। ये आप लोग इंटर लेवल से ये बात पढ़ना शुरू करते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसके डबल फंक्शंस हैं तो ये आप इसको डबल ही लिखते हैं। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है, बहुत सारे कैंडिडेट उसको इसके साथ मिक्सअप करते हैं, लेकिन यहां पर आपको सहूलत ये है कि ऑप्शंस में उसका जिक्र ही नहीं है, तो आई थिंक ये सब ने ही ठीक किया होगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो मॉडर्न इकोलॉजी में अगर हम बेस से शुरू करें तो स्पीशी लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सक्सेशन तो फिनोमिना है, हैबिटेट प्लेस को कहते हैं, ये यूनिट नहीं है, कम से कम लाइफ का तो यूनिट नहीं है, उसका एक हिस्सा है। इसी तरह निश एक चीज होती है वो भी हिस्सा ही है। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है
मोस्ट बेसिक यूनिट नहीं पूछा गया, जस्ट एक फंक्शनल यूनिट पूछा गया है, दैट इज इकोसिस्टम। नेक्स्ट है हाउ डू फंजाई टिपिकली पेनिट्रेट प्लांट टिश्यूज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब फंजाई ने अगर पौधों में एंटर होना हो तो बहुत सारे उसकी सबब हो सकते हैं, उसकी वजह कोई अब्रेशन हो सकता है, कोई वाउंड्स हो सकते हैं, पौधे में जो नेचुरल पोर्स होते हैं स्ट्रोमेटा वो हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक टेक्निकल उन्होंने टर्म यूज की है, वो है टिपिकली, आमतौर पर। वाउंड एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो आम हालात नहीं होते। तो आम हालात में फिर आपके पास करेक्ट आंसर क्या बनता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा से जो है वो फंजाई अंदर एंटर हो सकती है। नेक्स्ट है इन मेंडल लॉ F1 जनरेशन मीन। F1 होती है फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि फर्स्ट डॉटर जनरेशन, F2 होती है सेकंड फिलियल जनरेशन यानी सेकंड डॉटर जनरेशन। और मोस्टली ये जनरेशन हाइब्रिड होती है क्योंकि हम एक डोमिनेंट पेरेंट लेते हैं, एक रिसेसिव कैरेक्टर वाला पेरेंट लेते हैं, क्रॉस करवाते हैं, और जो पहली जनरेशन आती है वो हाइब्रिड आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग जी स्कीम। अच्छा, जी स्कीम में क्या होता है, जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। आप उसमें एक फोटो सिस्टम 2 ड्रा करते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 ड्रा करते हैं, फिर आप फोटो सिस्टम 2 की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके ट्रेवल करके फोटो सिस्टम 1 पे जाके एंड हो जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनका आखिरी मुकाम क्या होता है कि NADP इन इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में रिड्यूस हो जाता है और बन जाता है NADPH, या आप लिखते हैं NADPH2। सो NADP विल बी करेक्ट आंसर। जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक डील कर रहे होते हैं तो आप NADP नहीं NAD लिखते हैं, लेकिन यहां पर फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में NAD विल बी करेक्ट आंसर। तो जी स्कीम जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं उसमें NADP फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। नेक्स्ट है इकोटाइप इज अ टाइप ऑफ स्पीशी इन विच इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशंस आर। अब देखिए इकोटाइप है तो इसके अंदर जो भी कैरेक्टर होंगे, जो भी वैरायटीज या वेरिएशंस आएंगी वो जेनेटिकली फिक्स्ड होंगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो टेम्परेरी नहीं होगी। ऑल आर रिलेटेड टू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। 3 बातें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए ठीक होंगी, एक गलत होगी, वो हमने ढूंढनी है। पहली बात, दे आर फाउंड इन नाइट्रोजनस डेफिशिएंट सॉइल। ये बात इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के साथ रिलेट करती है। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एरिया। मोस्टली जो मॉइस्ट जो होती है हमारे पास सॉइल वो ही नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती हैं। दे आर सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ होना प्लांट्स का कैरेक्टर मोस्टली नहीं होता। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ये डीकंपोजर्स नहीं है, मुर्दा चीजों से खुराक लेने वाले नहीं है, तो ये आपके पास सेप्रोट्रॉफ भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। ये बात रिलेट नहीं करती इंसेक्टिवोरस प्लांट से। और आखिरी दे आर कार्निवोरस प्लांट। देखें जो पौधे नाइट्रोजन की कमी का शिकार हैं, उन्होंने नाइट्रोजन की कमी पूरी करनी है। नाइट्रोजन की कमी उनकी पूरी होती है किसी ना किसी इंसेक्ट का शिकार करके। तो सो दे आर कार्निवोरस प्लांट। तो आप जितने भी पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो सारे किसी ना किसी इंसेक्ट से फीड ले रहे होते हैं, चाहे वो वीनस फ्लाई ट्रैप हो या पिचर प्लांट हो। नेक्स्ट है द इंक्रीज मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमस इन सॉइल लीड टू विच स्टेज। तो अगर जमीन में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस बढ़ रहा है तो जमीन पर सबसे पहली वेजिटेशन प्रोवाइड करेगा इब्तदाई किस्म की, दैट विल बी नोन एज मॉस स्टेज। नेक्स्ट है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड। देखें जब आप न्यूक्लिक एसिड्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसमें ये पढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो होती है लाइक एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। जब आप इसको किसी शुगर के साथ बाउंड कर देंगे तो ये बन जाएंगे न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनिन बन जाएगी एडिनोसिन, गुआनिन बन जाएगी गुआनोसिन, थायमिन बन जाएगी थायमिडीन, साइटोसिन बन जाएगी सिटिडीन और यूरासिल बन जाएगी यूरिडीन। तो इनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तब हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। देखें अगर आप तो प्रॉपर सिस्टम्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं और एवोल्यूशनरी लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। और अगर बात सिर्फ इस हद तक महदूद है कि आपने पौधों का साइंटिफिक नाम रखना है और पौधों को किसी ग्रुप में जाके इंसर्ट करना है, पौधों को कोई ग्रुप असाइन करना है, उसको टैक्सोनॉमी बोलेंगे। लेकिन जब आप एवोल्यूशनरी स्टडी की तरफ चले जाएंगे, जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के रूल्स प्रिंसिपल्स डेवलप करने की तरफ चले जाएंगे, द आंसर विल बी सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट है सपोज यू आर अ बॉटनिस्ट एंड वांट टू ग्रो प्लांट्स इन एन एरिया वेयर वाटर कंसंट्रेशन इज लो and temperature is high, then what strategy will you adopt to enhance plant growth। देखें पानी भी कम है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप पौधे ही वो लगाएं
जो कि इस कंडीशन के मुताबिक है। तो पहला ऑप्शन है कवर द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। ये किसी भी तरह सूट नहीं करता कि आप एक दिन पौधों को जाकर ढांप दें, रात में फिर उनको उतार दें, फिर ढांप दें। रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, कभी भी सूट नहीं करेगा। अप्लाई फर्टिलाइजर, चलो फर्टिलाइजर अप्लाई कर दी, लेकिन वो तो उसके मिनरल्स की डिमांड पूरी करेगी, उसका पानी की कमी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। सो ग्रो अ प्लांट दैट कैन बेटर अडाप्ट टू द एनवायरमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल जेनरा is commonly associated with the formation of nodules on the roots of leguminous plants। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है तो नाइट्रोजन साइकिल में जिक्र आता है राइजोबियम का। राइजोबियम पार्टनरशिप करती है बहुत सारे प्लांट्स के साथ, लिग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, और उनकी रूट्स में नोड्यूल्स बनाते हैं ये बैक्टीरिया, और वहां पे रहते हैं। रहने के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो पार्टनरशिप है पौधों की और फंजाई बैक्टीरिया की। तो राइजोबियम आर दोज बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। गमीटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, ये क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आ रहा है। तो गमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है सिर्फ ब्रायोफाइट्स में, बल्कि जबकि इसके मुकाबले में जो ट्रिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, तीनों ग्रुप्स के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है। सिर्फ ब्रायोफाइट्स के अंदर गमीटोफाइट जनरेशन डोमिनेट होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बनाया जा सकता है, यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाहूं तो मैं ब्रायोफाइट्स पूछने की बजाय ऑप्शन में किसी ब्रायोफाइट का नाम दे देता हूं। मैं कह देता हूं कि आप बताएं पॉलीट्राइकम, तो बाकी ऑप्शंस में हम पुट कर देंगे सिलेजिनेला यूक्यूसिटम साइकस। तो उस सूरत में आपके कंफ्यूजन है कि थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ये एक आसान क्वेश्चन है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड, देखें प्लांट सेल जो है उसमें अब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है ये थोड़ी अजीब सी बात हो जाती है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, जो सेल की मेम्ब्रेन है। अगर वॉल का पूछा जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि प्राइमरी वॉल जो होती है सबसे बाहर होती है। प्राइमरी वॉल के अंदर हमारे पास होती है सेकेंडरी वॉल। ये असल में डिपॉजिटेड मटेरियल होता है जो थिकनेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी वॉल जितनी मर्जी थिक हो, लेकिन ये किसके अंदर मौजूद होती है, ये प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद होती है, और उसके अंदर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन अब जरा टेक्निकली डिबेटेबल बन जाता है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन की बात करें, आंसर शुड बी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर बात करें, द आंसर शुड बी प्राइमरी वॉल। फिर उसमें एक और हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, हम इसके हमसाये में एक और प्लांट सेल बना देते हैं और हम कहते हैं कि इससे भी बाहर जो चीज मौजूद है वो दोनों प्लांट सेल्स के दरमियान मौजूद मिडल लैमेला है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग एक्चुअली डिसाइड करेगी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन शुड बी सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग शुड बी प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गी। तो एल्गी का सबसे एडवांस ग्रुप है रूडोफाइटा। रूडोफाइटा की खास बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर सबसे एडवांस्ड है, इसका लाइफ साइकिल सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसको सबसे ज्यादा वैरायटी के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है, और एक्सेसरी पिगमेंट जो इसके पास है वो इसको उन कंडीशंस में भी फोटोसिंथेसिस अच्छे से करवा देंगे जिन कंडीशंस में बाकी की एल्गी नहीं कर पाएंगी। तो ये बड़ी प्रीवेलेंट है, समंदर भरे पड़े हैं रेड एल्गी से, तो इसको हम मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप मानते हैं। सिलेक्ट द हाइड्रोफिटिक प्लांट। हाइड्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की कसरत में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वचेलिया नाइलोटिका, ट्रिटिकम, ये दोनों तो नहीं है पानी में पाए जाने वाले पौधे। और आइजा सेटिवा जो राइस की आपकी क्रॉप होती है, पानी में होती तो नहीं है, लेकिन इसको पानी चाहिए बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बार बार पानी लगा रहे होते हैं इसकी। बल्कि इवन जो आप इसकी कह लें कि आप पैडी फील्ड्स बनाते हैं, राइस के फील्ड बनाते हैं, वो पानी में ही बनाते हैं। सो आंसर शुड बी, ये एक क्रॉप है ना, तो हाइड्रोफिटिक प्लांट जो है ये कहलाएगा। जो टाली का दरख्त है, शीशम का दरख्त, डलबर्जिया सिसु, ये आप कह सकते हैं पंजाब का कौमी दरख्त माना जाता है इसे। तो टाली जो है ये भी एक सादा सी जमीनी माहौल में पाई जाती है, इसको भी इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है ना डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा हुआ है। उसमें दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं और आप उनका क्रॉस करवाते हैं तो F2 जनरेशन क्या आती है। अब ये आप देखें जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। अगर आप इनका क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, आपने दो कैरेक्टर्स लेने हैं ना, तो दूसरा कैरेक्टर हम इसके साथ मिला लेते हैं। हम ले लेते हैं सीड की शेप और सीड का कलर, ठीक है।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि आप दो कैरेक्टर एट अ टाइम डील कर रहे हो। जब आप इसका क्रॉस करवाओगे तो आपके पास 9:3:1 की रेशियो आएगी, लेकिन ये रेशियो फिनोटिपिक है, दिखावे के एतबार से, फिनोटाइप के एतबार से। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है? जीनोटिपिक रेशियो आती है 1:2:4:4:1:2:1:1। आप वो जो 16 का बॉक्स बनाते हैं ना, उसमें जीनोटाइप वाइज आप देखते हो तो उसमें ज्यादातर जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये जो चार है ना, ये अगेन यही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सबसे ज्यादा यही होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 4 की तादाद में शो हो रहे होते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। Which of the following plant families include cereals? Cereals में अनाज आता है, अनाज में गंदुम, चावल, मकई, जौ, जवी, जवार, बाजरा, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारे सीरियल्स हैं। तो इनका ताल्लुक फैमिली पोएसी से है। फैमिली पोएसी को हम फैमिली ग्रेमिनी भी कहते हैं, तो उस लिहाज से भी पूछा जा सकता है। ग्रास फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्राइकॉम्स? ट्राइकॉम्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स को मोस्टली ये रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन इन केस प्लांट्स अगर रिपेल करना चाहते हो, इरिटेट करना चाहते हो हर्बीवोर्स को, तो उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स के पास ये ट्राइकॉम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी इन अ फ्लावर? तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो ये असल में आप यूं देखें कि ये इस तरीके से होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टाइल की। स्टाइल बना होता स्टाइलरी टिश्यूज से, इसलिए हम इसे स्टाइल कहते हैं। सो स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में होती है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि इसी तरह ये हम बना लेते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये अंदर ओव्यूल पड़ा है, ओव्यूल के पास यहाँ पर एग सेल होता है, उसके साथ 2 सेल्स होते हैं साइनर्जिड्स, 3 सेल्स ये एंटीपोडल सेल्स, और ये आपके पास फ्यूजन सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो जो पोलन ट्यूब इस तरह अंदर एंटर होती है, उसके न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहां से अंदर एंटर हो गए, तो एक न्यूक्लियस आता है, वो आकर फर्टिलाइजेशन करता है एग सेल की, और एक फर्टिलाइजेशन करता है इसकी। तो ये हम कह लेते हैं कि ये आ गया एक पोलन ग्रेन, और ये आ गया दूसरा। जो यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन करेगा वो N+2 न्यूक्लियस पहले से मौजूद है, वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा जिसे आप एंडोस्पर्म कहेंगे। जो यहां पर फर्टिलाइजेशन करेगा वो N+N, यानी कि मेल गमीट प्लस एग, इसकी फर्टिलाइजेशन से आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, तो जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये 2 न्यूक्लियाई आ रहे हैं, 2 मेल गमीट्स पहुंच रहे हैं। Which of the following is not a type of fruit produced by angiosperms? तो एंजियोस्पर्म कौन सा फ्रूट नहीं बनाते? देखिए, एंजियोस्पर्म्स नट्स भी बनाते हैं, फलियां भी बनाते हैं, बेरीज भी बनाते हैं। आप मोस्टली जो फल खाते हैं वो बेरीज ही होते हैं। तो वो क्या नहीं बनाते? वो कौन नहीं बनाते? कौन बनाना जिम्मेदारी होती है? जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स बनाते हैं। इक्विसीटम इज द ओनली लिविंग जीनस बिलोंग्स टू। तो इक्विसीटम जो है आपके पास टीडोफाइट्स का एक बहुत ही एडवांस्ड ग्रुप है, इसका ताल्लुक होता है सफिनोप्सिडा से। सफिनोप्सिडा जिसे आप हॉर्स टेल्स का नाम भी देते हैं। कैपिचुलम, कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस का ताल्लुक होता है फैमिली एस्टेरेसी। आप सनफ्लावर पढ़ते हैं या आप मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल पढ़ते हैं, तो उनके अंदर कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस मौजूद होती है। इसी इनफ्लोरेसेंस को हम हेड इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो ये इसके 2 नाम हैं। तो ऑप्शंस में एस्टेरेसी भी आ सकता था, सनफ्लावर फैमिली भी आ सकता था। टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब आपको क्रेब्स साइकिल को देखना पड़ेगा। तो क्रेब साइकिल में एक्चुअली बन क्या रहा है? क्रेब साइकिल में ये होता है कि आपके पास एसीटाइल कोएंजाइम ए आता है, और वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है, और ये आपके पास सबसे पहले बनता है सिट्रेट। सिट्रेट गोज टू आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से बन जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से इसी तरह ये फिर एक एक कार्बन कम होती जाएगी। ये 6 कार्बन था, ये 5 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमारेट, फ्यूमारेट से मेलेट, और मेलेट से वापस ऑक्सैलोएसीटेट। अब इस सारे प्रोसेस में जो ऑर्गेनिकली एटीपी बनती है वो एक ग्लूकोज के लिए, अगर आप देखें, अगर आपसे एक ग्लूकोज का पूछा जाए तो 2 एटीपीज बनती हैं। एक चक्कर में एक एटीपी, दूसरे चक्कर में दूसरी एटीपी। लेकिन यहां पर ऑप्शंस में 2 का तो जिक्र नहीं है, तो ये टेक्निकली किसी और वे में खेल रहे हैं।
तो वो और ऑप्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि फाइनली कितनी एटीपीज बन रही हैं, लेकिन पॉइंट आउट किया गया क्रेब्स साइकिल। तो हम क्रेब्स साइकिल की आउटपुट देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल में बनते हैं 3 NaDH2, एक अदद FADH2 और एक अदद ATP। अगर आप इस वे में देखेंगे तो 3 NaDH2 से जो ATPs बनती हैं वो तकरीबन 9 ATPs बनती हैं। एक FADH2 से जो बनती हैं वो बनती हैं 2 ATPs और एक ATPU। इस वे में अगर आप देखें तो आंसर 12 बन रहा है, तो 12 भी ऑप्शंस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये खेल रहे हैं, किस लेवल पर ये खेल रहे हैं, वो ओवरऑल ही 36 ATP, वो स्टैंडर्ड वाला जो यूनिट है उसी लेवल पर जाकर। तो इस क्वेश्चन को कई तरीकों से, अच्छा अब इसमें एक और चीज भी होती है, हम जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉरेन ऑथर्स की पढ़ते हैं उसमें एक NaDH2 3 ATP नहीं बनाता, वहां पर लिखा होता है 3 × 2.5, तो ये आपके पास बन जाता है तकरीबन 7.5 ATPs, और इसका 1.5 लिखा होता है तो ये यहाँ पे 1.5 आ जाता है, और एक ये, तो उस लिहाज से करेंगे तो ये 8 और एक 9 और एक 10, तब भी 10 बनते हैं जो ऑप्शंस में नहीं है। तो इसको हम कंट्रोवर्शियल ही मानेंगे, इसको हम डिबेटेबल मानकर ही चलेंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट एफिशिएंट पाथवे यूज्ड फॉर वाटर पैसेजेस। जो पानी की मूवमेंट होती है रूट में, यानी कि ये हम कहते हैं कि पानी जो है वो रूट के अंदर मूव कर रहा है, ये पहले सेल में आ गया, फिर इससे आगे दूसरे सेल का कनेक्शन दूसरे सेल में आ गया, तो पानी की मूवमेंट का जो मोस्ट सुटेबल पाथवे होता है, पानी यहां से ऐसे मूव करेगा और ये बाहर का रास्ता पकड़ेगा, ये सबसे आसानी से बल्क मूवमेंट होती है, तो इसको हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ये शायद ऑप्शंस में डबल था, तो एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये मोस्ट एफिशिएंट पाथवे कंसीडर किया जाएगा। क्रांस एनाटॉमी, क्रांस एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट जिनमें मकई आ जाती है, मेज, या फिर इसमें गन्ना आ जाता है यानी कि शुगर केन। तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि ये पौधे ऐसी जगहों पर अगर मौजूद हैं जहां पर टेम्परेचर हाई है, ये नॉर्मल कंडीशंस में भी हो तो इनकी हाइट अच्छी खासी होती है इन पौधों की, तो इनके अंदर दिन के वक्त टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपने स्टोमेटा क्लोजिंग के ऑप्शन को यूज करते हैं। अब स्टोमेटा की क्लोजिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कम हो जाएगा। तो इन पौधों ने एक बंदोबस्त किया हुआ है कि इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स के गिर्द सेल्स की लेयर है जिन्हें हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स कहते हैं इसलिए क्योंकि वो वेस्कुलर बंडल्स के गिर्द शीथ बना रहे हैं। तो वो जो वेस्कुलर बंडल के गिर्द बंडल शीथ सेल्स हैं, BSC लिखते हैं हम उनको, उन्हीं को ही हम क्रांस एनाटॉमी का नाम देते हैं। इससे इनकी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। द एलिमेंट दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, तो मैग्नीशियम आयन जो होता है ये स्टेबलाइज करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को, यानी कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट को स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A इज कॉल्ड। तो अब होता यूं है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक शुगर है, ये कन्वर्ट होती है पायरोवेट में। पायरोवेट जो है ये शुगर नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से पायरोवेट बनने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। आगे पायरोवेट कन्वर्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि एक कार्बन फिर से कम होगी। ये जो यहां पर कार्बन कम हुई है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी है, यानी कि यहां पर क्या हुई है, डी कार्बोक्सिलेशन। दूसरा यहां पर NaDH2 भी बनता है, यानी कि NAD की रिडक्शन हो रही है और पायरोवेट की ऑक्सीडेशन। तो पायरोवेट के साथ 2 फिनोमेना हो गए, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास ये वाला करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन का ऐसे हम प्रोसेस बोलते हैं, 2 फिनोमेना इकट्ठे चल रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, वैसे तो डी कार्बोक्सिलेशन कहना चाहिए था, जो ज्यादा एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्लांट हार्मोन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविट्रोपिज्म। अच्छा फोटोट्रोपिज्म होता है लाइट की तरफ बेंड हो जाना, ग्रेविट्रोपिज्म होता है ग्रेविटी की तरफ बेंड हो जाना। होता यूं है कि पौधे के जिन हिस्सों पर सनलाइट पड़ती है वहां पर मौजूद ऑक्सीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक टहनी है और इधर से लाइट सोर्स है, तो जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन मूव कर जाएगा इस टहनी के अंदर इस साइड पर जिस साइड पर लाइट नहीं पड़ रही। अब इस साइड पर ऑक्सीजन के आने का मतलब ये है कि इस साइड पर ग्रोथ बढ़ जाएगी। जब ग्रोथ इस साइड पर बढ़ जाएगी तो उसके बाद ये होगा कि ये टहनी इस तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ इस तरफ से फोर्स बनाएगी।
तो ये टहनी झुक जाएगी किस तरफ, लाइट की तरफ। तो ये जो ग्रेविट्रोपिज्म है, ये फोटोट्रोपिज्म है, या पौधों में ग्रेविट्रोपिज्म है, इसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का हार्मोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज इफेक्ट सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले। तो सबसे ज्यादा तो रस्ट इफेक्ट करती है। आपने रस्ट की बीमारी पड़ी होगी, वीट के अंदर पड़ी होगी स्पेसिफिकली। वैसे तो ये बाकी बीमारियां भी आ जाती है, लाइक पाउडरी मिल्ड्यू तो आ ही जाती है, लेकिन रस्ट जो है ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। पक्सीनिया आप इसे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। स्टोमेटा का असल काम है पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहां से आती है और जाती है। फिर स्टोमेटा से ही पत्तों की सतह से पानी इवेपोरेट होता है, तो वो भी करेक्ट आंसर कंसीडर किया जा सकता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? स्टोमेटा का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ट्रांसपायरेशन है, पानी यहां से उड़ता है, और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पत्ते का प्राइमरी फंक्शन बन जाता है। स्टोमेटा के लिए स्पेसिफिक होकर बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। The region that is considered a hotspot for ethnobotanical study because of its rich cultural diversity and biodiversity. ऑप्शंस तो सारे ठीक हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। यूरोप भी ठीक है, पाकिस्तान भी, अमेज़न भी, ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है कंपैरिजन, आपने बाकियों से बेहतर बताना है। तो जिस जगह पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वही आपका करेक्ट आंसर है। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज मियोसिस अकर। तो पौधे के कौन से हिस्से में मियोसिस होती है? मियोसिस वहां पे होनी है जहां पे गैमेट बनने, गैमेट मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। तो हमने देखना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किनका जिक्र हुआ। स्टेमन ठीक लिखा है, पिस्टल ठीक लिखा है, एंथर ठीक लिखा है। पोलन ग्रेन तो प्रोडक्ट है, पोलन ग्रेन तो खुद मियोसिस से बना है, पोलन ग्रेन आपका आंसर नहीं है। अब बाकी तीनों को ढूंढते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस प्लांट पार्ट में मियोसिस हो रही है। अब स्टेमन को देखें तो स्टेमन में फिलामेंट है और उसके ऊपर एंथर है, तो फिलामेंट में तो मियोसिस नहीं हो रही, तो इसलिए हम स्टेमन को भी इसमें नहीं मानेंगे। हम ज्यादा स्पेसिफिक होकर आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंथर का आंसर हमारा ठीक है। पिस्टल की बात करें तो पिस्टल में भी तीन चीजें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा में मियोसिस नहीं हो रही, स्टाइल में नहीं हो रही, ओवरी के अंदर ओव्यूल में हो रही है। तो यहां पर आपका जो ज्यादा करेक्ट आंसर बनेगा वो, अगर मेल पर्सपेक्टिव से बात करें तो एंथर, और फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ओव्यूल होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग लीव्स। पौधे अपने पत्ते गिराते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। इस प्रोसेस को अब्सिशन यानी कि गिरा देने का प्रोसेस कहते हैं। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन क्यू, ये करेक्ट आंसर है, यूके के अंदर। द टर्म एज ऑफ फंड्स, यानी कि हमारी जमीन पर वो कौन सा एरा था, वो कौन सा जमाना था जब फंड्स ने डोमिनेट किया। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आए, एंजियोस्पर्म्स आए, लेकिन उनसे पहले फंड्स डोमिनेट कर रहे थे, तो ये जमाना हमारे पास कहलाता है मीजोजोइक एरा। और इसको अगर आप पीरियड कहेंगे तो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। रेंज ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट वही है जिसमें आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी करते हैं। तो ऑलमोस्ट 380 से लेकर 750 तक आप इसे पढ़ते हैं। अब अगर ये ऑप्शन यहां पर है तो ठीक है, नहीं है तो इसके करीब तरीन ढूंढें। ये 400 पर एंड हो रहा है, गलत है। ये 700 पर एंड हो रहा है, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये 850 पर एंड हो रहा है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ये 310 पर एंड हो रहा है, ये भी गलत है। तो बी और सी को हम कंसीडर कर लेते हैं अपर लिमिट में। अब लोअर लिमिट में 380 है, 400 380 के करीब है, 700 380 के करीब नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 400 टू 700 नैनोमीटर, यानी कि वायलेट से लेकर रेड तक जितनी भी वेवलेंथ बनती है इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल with the addition of acetyl coenzyme A, the next product formed is। Krebs साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होता है तो वो यूं होता है कि एक 4 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है ऑक्सैलो एसीटेट ऑलरेडी साइकिल के अंदर, वो उसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है। ये एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, दोनों मिलेंगे, नया मॉलिक्यूल एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा जिसका नाम है सिट्रेट, जो आगे चल के कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द वेयर हाउस ऑफ द सेल। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस आपका घर की वो जगह होती है या आपके बिजनेस ऑफिस की वो जगह होती है जहां पर आप चीजें जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो सेल के अंदर आप कहां पे चीजें स्टोर करते हैं? सेल के अंदर चीजें स्टोर की जाती हैं वैक्यूल के अंदर। ये 50 एमसीक्यूज डिस्कस हो गए हैं, यहां पर हम थोड़ा गैप लेते हैं
बाकी के 50 एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं साथ बताता चलूं, बॉटनी से रेलेवेंट बार बार क्यूरी आ रही है कि नेक्स्ट जो हमने तैयारी करनी है बॉटनी की नेक्स्ट सीटों की, चाहे वो जॉब्स अनाउंस हो गई हैं या अभी होने वाली हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हम न्यू सेशंस का आगाज करने जा रहे हैं। हमारी बेहतरीन बॉटनी पर गाइड भी मौजूद है, वो आप लोग हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, इन टाइम तैयारी परफेक्शन की हद तक कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बॉटनी के और आप लोग सीटें अनाउंस होने से पहले परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग हमारा हिस्सा बन सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 0333260545। ये सर चांदकील का नंबर है। सर चांदकील रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं, या फिर आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 031077500306। अगर आपके पास कोई भी बॉटनी का पास पेपर अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए डिस्कस करें, तो तब भी आप लोग मेरे इस नंबर पे वो पेपर शेयर कर सकते हैं। ज्यादातर पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।